हम सब 6G की दुनिया की दहलीज पर खड़े हैं। एक ऐसी दुनिया जो आज से 100 गुना ज्यादा तेज होने का वादा करती है। लेकिन क्या तेजी का मतलब हमेशा बेहतर होता है? आज हम सिर्फ स्पीड की बात नहीं करेंगे, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस जबरदस्त तकनीकी छलांग की असली कीमत क्या हो सकती है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अब 5G इस्तेमाल कर रहे हैं या करने वाले हैं, लेकिन इसके बाद क्या? अगली पीढ़ी की जो तकनीक आ रही है वो सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये पूरी तरह से एक क्रांति है। और आज हम यही समझने वाले हैं कि ये क्रांति आखिर दिखेगी कैसी। तो हमारी इस कहानी की पहली परत है 6G। ये वो बुनियाद है जिस पर आने वाले कल की हर चीज टिकेगी, चाहे वो स्मार्ट शहर हों या फिर ऐसे डिवाइस जो सीधे हमारे दिमाग से जुड़ेंगे। तो ये सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, ये एक पूरी तरह से जुड़ी हुई इंटेलिजेंट दुनिया बनाने के बारे में है। अच्छा, तो 5G और 6G में असल फर्क है क्या? देखिए, 5G का मेन फोकस था स्पीड और कम लेटेंसी पर, लेकिन 6G इससे कहीं कहीं आगे की चीज़ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को सीधे नेटवर्क के कोर में ही डाल देगा। मतलब नेटवर्क खुद सोचेगा, सीखेगा और अपने आप को बेहतर बनाएगा। और अगर स्पीड की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, हम बात कर रहे हैं 100 गुना ज्यादा तेज गति की। जरा सोचिए, एक पूरी हाई डेफिनेशन फिल्म पलक झपकते ही डाउनलोड हो जाए। ये वो पावर है जो उन एप्लीकेशंस को हकीकत बनाएगी जो आज हमें नामुमकिन लगते हैं। और इस जबरदस्त स्पीड का असर हमें हर जगह दिखेगा। हेल्थ केयर में डॉक्टर्स हजारों मील दूर बैठकर रोबोट की मदद से सर्जरी कर पाएंगे, वो भी बिना एक पल की देरी के। सड़कों पर बिना ड्राइवर वाली गाड़ियां एक दूसरे से सीधे बात कर पाएंगी, जिससे एक्सीडेंट्स कम होंगे। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो ठीक है, 6G हमें बेहिसाब पावर और स्पीड दे रहा है, पर सवाल ये है कि इस पावर का इस्तेमाल होगा कैसे? यहीं पर AI और रोबोटिक्स की एंट्री होती है। ये वो चीजें हैं जो इस डिजिटल इंटेलिजेंस को हमारी असल फिजिकल दुनिया में लेकर आएंगी। मशहूर रिसर्च फर्म गार्टनर इसे फिजिकल AI कहती है। इसका मतलब बस इतना है कि AI अब सिर्फ सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर के अंदर नहीं रहेगा। ये उन मशीनों को दिमाग देगा जो असल दुनिया में काम करती हैं, चलती फिरती हैं और चीज़ों के साथ इंटरैक्ट करती हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हेल्थ केयर। रोबोटिक सर्जरी में सर्जन के हाथों को एक रोबोटिक आर्म कंट्रोल करता है, जो इंसान के हाथ से कहीं ज्यादा स्थिर और सटीक होता है। इससे ऑपरेशन ज्यादा सेफ होते हैं और मरीज भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। और ये सिर्फ सर्जरी तक की बात नहीं है। आज रोबोट्स अस्पतालों में दवाइयाँ और ज़रूरी सामान पहुंचा रहे हैं, मरीजों के वाइटल साइंस पर 24 घंटे नज़र रख रहे हैं और यहाँ तक कि बुजुर्ग मरीजों का अकेलापन दूर करने में भी मदद कर रहे हैं। मतलब वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर जो बोझ है उसे कम करने में इंसानी स्टाफ की मदद कर रहे हैं। और ये एक बहुत ज़रूरी बात है। मकसद इंसानों को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि उनकी ताकत को और बढ़ाना है। ये तकनीक और इंसानियत के बीच एक तरह का सहयोग है, ताकि देखभाल की क्वालिटी और बेहतर हो सके। लेकिन इंसानों और मशीनों के इस खूबसूरत तालमेल की राह में कई बड़ी चुनौतियां और सवाल भी खड़े हैं। ये सब उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। हमें कुछ बहुत ही गंभीर, मानवीय और नैतिक मुद्दों पर भी सोचना होगा। सबसे पहली चीज, लागत। ये सिस्टम बहुत ज्यादा महंगे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ये हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते। फिर डेटा प्राइवेसी का सवाल है। ये रोबोट्स बहुत सारा सेंसिटिव डेटा इकट्ठा करते हैं। और हाँ, नौकरियों का क्या होगा? और शायद सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हम एक मशीन पर उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना एक इंसान पर? और ये जो पहुंच के असमानता है, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, हम इसे असल आंकड़ों में देख सकते हैं। ये चार्ट दिखाता है कि सर्जिकल रोबोटिक्स जैसे फायदे वाले एरिया में तकनीक बहुत तेजी से अपनाई जा रही है, लेकिन रिहैबिलिटेशन जैसे क्षेत्रों में, जहां लागत एक बड़ी रुकावट है, इसे अपनाने की रफ्तार काफी कम है। और यहीं से हम एक बहुत बड़े नैतिक सवाल पर पहुंचते हैं। अगर एक ऑटोमेटिक सर्जरी रोबोट से कोई गलती हो जाए, तो जिम्मेदार कौन होगा? वो सर्जन, अस्पताल या फिर उस रोबोट को बनाने वाली कंपनी? ये सवाल हमें और भी गहरे दार्शनिक इलाके में ले जाता है। देखिए, इस सवाल का जवाब किसी कानून की किताब में नहीं मिलने वाला। ये सवाल हमें तकनीक के बारे में सोचने के हमारे तरीके पर ही सवाल उठाने को मजबूर करता है।
और इस गहरी पड़ताल के लिए हम 20वीं सदी के एक महान दार्शनिक मार्टिन हाइडेगर की मदद लेंगे, जिन्होंने दशकों पहले इन खतरों को भांप लिया था। हाइडेगर का तर्क था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ टूल्स या मशीनें नहीं हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है जो हमारी सोच को चलाता है। ये दुनिया को देखने का एक ऐसा तरीका है जो चुपचाप हमारे नजरिए को, हमारी प्राथमिकताओं को और यहाँ तक कि हमारे मूल्यों को भी बदल देता है। हाइडेगर इसे एक किसान के उदाहरण से समझाते हैं। एक पुराने किसान के बारे में सोचिए, जो जमीन के साथ एक रिश्ता महसूस करता है, उसकी देखभाल करता है। और अब एक आधुनिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में सोचिए, जो जमीन को सिर्फ एक रिसोर्स के तौर पर देखती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैदावार निकाली जा सके। दोनों का जमीन से रिश्ता बिल्कुल अलग है, और ये फर्क तकनीक की वजह से आया है। हाइडेगर ने इस नज़रिए को स्टैंडिंग रिजर्व कहा था। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी की नज़र में दुनिया की हर चीज़ किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के गोदाम में रखे सामान की तरह है, एक रिसोर्स जिसे ज़रूरत पड़ने पर ऑर्डर किया, इस्तेमाल किया और बदला जा सके। दुनिया एक बहुत बड़ी ऑप्टिमाइज की हुई इन्वेंट्री बन जाती है। और ये नज़रिया सब कुछ बदल देता है। एक नदी अब सिर्फ एक खूबसूरत नदी नहीं रहती, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का स्रोत बन जाती है। जंगल का रखवाला अब प्रकृति का संरक्षक नहीं, बल्कि लकड़ी उद्योग की इन्वेंट्री का एक हिस्सा बन जाता है। यहाँ तक कि इंसान भी ह्यूमन रिसोर्स बन जाते हैं। और हाइडेगर के लिए असली खतरा 6G की स्पीड या किसी सर्जिकल रोबोट से नहीं है। असली खतरा इस नज़रिए से है। खतरा ये है कि जब हम हर चीज़ को सिर्फ एक इस्तेमाल करने लायक संसाधन के रूप में देखने लगते हैं, तो हम दुनिया का जादू, उसका रहस्य खो देते हैं। हम उसे सिर्फ और सिर्फ उपयोगिता की नज़र से देखने लगते हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। जैसे जैसे हमारी दुनिया ज़्यादा कुशल, ज़्यादा व्यवस्थित और ज़्यादा तकनीकी होती जा रही है, हम अनजाने में क्या खो रहे हैं? वो कौन सी मानवीय चीज़ें हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी का ये शक्तिशाली नज़रिया हमसे छिपा रहा है? इस पर सोचना शायद 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती है।